यार यकीन जानो, एक तो साद रफीक में मुझे बड़ी हंसी आ रही है। साद रफीक ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि इसको पकड़ें, नहीं तो ये हमें जिंदा दरगोर कर देगा। यार छोड़ देंगे, जिंदा नहीं दरगोर करेंगे, टेंशन ना लो। साद रफीक साहब, अगर आपने चोरी ना की होती तो आपको डर क्यों होता? जस्टिस साकिब निसार एक बंदे को कह रहा है कि जी मरियम का को ठोकने का कोई इंतजाम करो। यार हर बंदा ठोकने से परेशान क्यों है? आपने इमरान खान को ठोका है तो इमरान खान भी आपको ठोकेगा। तो ठोका ठुकाई तो लगी रहती है सियासत में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने राइट लेफ्ट में डड्डू साफ़ी बिठा लिए। डड्डू साफ़ी क्या होते हैं? ख्वाजे का अगवा डड्डू। बाज़-औक़ात ख्वाजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ख्वाजा साहब के साथ जो है वो डड्डू चार्जर, जिसको नून लीग में कहा जाता है, वो बीवी बैठी होती हैं। तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ख्वाजा साहब और साथ में वो बीबी बैठी थी। तो लोगों ने कमेंट्स कर दिया कि ख्वाजे का गवाह डड्डू। तो सेम इसी तरह लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवाज शरीफ साहब और वहाँ पर ऐसे सहाफ़ी बिठा लेते हैं जो कि डड्डू साफ़ी हैं। तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अवाम में जाते हैं तो अवाम के अंदर एक ही चीज़ वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम नहीं रहे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि वो जब 2017 में थे तो पाकिस्तान जो है बहुत बेहतर हालत में था, बाद में तो अल्लाह माफ करे बर्बाद हो गया। मैं मियाँ साहब से पूछता हूँ कि मियाँ साहब 33 फैक्ट्रियां मोबाइल फोन की लगी हैं पाकिस्तान में, ये इमरान खान के दौर में लगी हैं। और मोटरवे जो रोड बनी थी वो आपके दौर में 6000 किलोमीटर बनी, इमरान खान के दौर में 8000 किलोमीटर बनी। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वेबसाइट जब सर्च करते हैं तो हमें साफ पता चल जाता है कि क्या। आप समझाएं जाके जाहिलों को, जिनको पता ही कुछ नहीं होता। और अगर आप देखें कि गारमेंट्स फैक्ट्रियों को किस तरह के ठेके मिले, उन्होंने मालिकान ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि हमें तारीखी ठेके मिल रहे हैं। कोरोना के अंदर उन्होंने जनाब इतना पैसा कमाया और इतने ठेके उनको मिले कि उनकी जो शिफ्ट है वो 3 टाइम हो गई थी फैक्ट्रियों की। और पाकिस्तान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर जो है वो 8000 एकड़ पे ये जो आप इक्विपमेंट्स देखते हैं मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल के इक्विपमेंट्स बनने के लिए वहां पर फैक्ट्रियां लग चुकी थी। 8000 एकड़ का जो एक रकबा था वो मुख्तस कर दिया गया था टेक्नोलॉजी जोन के लिए। वहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां आई थी और वहां पर ऑफिस बनने जा रहे थे, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और इसके अलावा गूगल है। और अगर आप देखें तो दुनिया जहान की जो है वो सहूलतें आपको शुरू हो गई थी। एक बंदे को घर बनाने के लिए 50 लाख मिल रहा था, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कर्जा सरेआम मिल रहा था। कोरोना के दिनों में 14-14 हजार रुपए आपको मिले जनाब के, आप घर बैठे आपके मोबाइल फोन पर 14,000 रुपए आ रहा है और आप जाके निकलवा रहे हैं। तो ये सहूलतें तमाम मिल रही थी। इसके अलावा आपको हेल्थ कार्ड मिल रहा था। एक पूरी फैमिली जो है उस हेल्थ कार्ड के ऊपर तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो फ्री करवा सकती थी। तो ये सारी वो चीजें थी जो पहले हमें 70 साल दौर में नजर नहीं आई। और इसके अलावा 10 छोटे बड़े डैम बन रहे थे। तो ये इसके अलावा बेपनाह चीजें जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर करूंगा नहीं, क्योंकि जिनको पता है वो पीटीआई वाले हैं और जिनको नहीं पता वो आपको पता है कि कौन सी पार्टी से हैं और वो ब्रैनी वाला ग्रुप है। आपने जो कर्जा लिया वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, भाई 13,000 अरब रुपया जरदारी छोड़ के गया, आपने 27,000 अरब बना दिया। ओ भाई गड्ढे खोद के गए थे, बदतरीन गड्ढे खोद के गए थे इमरान खान की हुकूमत के लिए। उसने तो जनाब एक बहुत बेहतर तरीके से जो एक मामला थे उसको कंट्रोल किया और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं कि उन्होंने जो गैर मुल्की थे इमरान खान पे बहुत बिलीव करते हैं, तो उन्होंने 30 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों में भिजवा दिया था। इसके अलावा टैक्सेस की रेल पेल थी, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े टैक्स एफबीआर ने इकट्ठे किए। और इसके अलावा बेपनाह काम हो रहे थे, बेपनाह फैक्ट्रियां खुली थी, कोरोना में बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर देखा जाए तो 97 के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने एक चवल मारी थी ना, वही चवल अब नवाज शरीफ साहब दोबारा मारने जा रहे हैं। और मारने क्या जा रहे हैं कि जनाब धमकियां वमकियां देते हैं जजों को। कुछ जज जो है बेंच से निकल चुके हैं और जो चीफ जस्टिस में जो 3 जजेस हैं वो इनके खिलाफ फैसला देने जा रहे हैं।
तो हमें पता चलता है जनाब इस्लामाबाद में रात को उनके घरों पर बंदे भेजते हैं कि जी आप या तो फुल बेंच बनाए या इस्तीफा दे दें। भाई क्यों इस्तीफा दे दें? वो एक मुजरम बंदा बंदे भेज रहा है चीफ जस्टिस के घर पे, और चीफ जस्टिस का लेवल भाईजान पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है वो रैंक है, उसके घर में बंदे भिजवा के कह रहा है, ये घोंचू कह रहा है कि जनाब ये आप ना इस्तीफा दे दें। तो भाई क्यों इस्तीफा दें, किस वजह से इस्तीफा दें? तुम एक मुजरम हो, तुमने वहां पर बैठकर जो है एक आर्मी चीफ का इंटरव्यू करके उसको अपॉइंट किया है, बैरूनी इदारों से तुम्हारे जो है वो लिंक्स हैं, बैरूनी एजेंसियों से तुम्हारे लिंक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर बढ़ रहा है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम बैरूनी आलाकार बनकर पाकिस्तान में अपने भाई को बिठाकर यहाँ पर बैरूनी एजेंडा नाफिज कर रहे हो। आपने 8 महीनों के अंदर जनाब 100 रुपया डॉलर बढ़ा दिया, अभी बकवासियात कर रहे हो कि अगर आपने फैसला हमारे खिलाफ दिया तो डॉलर 500 का हो जाएगा। यार कितने बेशर्म इंसान हो, कितनी बेशर्मी करोगे, कितनी बेशर्मी करोगे? पाकिस्तान की आवाम तो तुम्हें देख ही रही है और मजीद देखेगी। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सिलसिला क्या चलेगा? सिलसिला चलेगा कि जो ट्रांसपेरेंट होगा, जो पाकिस्तान में करप्शन फ्री पाकिस्तान लाने की बात करेगा। छोटे छोटे बच्चे इमरान खान के पीछे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इमरान खान की बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान की बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए वो अवाम को वाकई सुनाता है कि कुरैश के एक आदमी ने चोरी की और उसकी सिफारिशें साथ ही आ गई कि ये जनाब कुरैश का आदमी है, आप इसको छोड़ दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता, तो लिहाजा उसके हाथ कटवा दिए गए। तो उसने फरमाया कि चोरी अगर मेरी मेरी जात की होती तो वो पैसा मैं इनको छोड़ देता। ये पाकिस्तान की चोरी है, पाकिस्तान की अवाम की चोरी है। पाकिस्तान की अवाम ने जब मुझे वजारत उज़्मा में बिठाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस चोरों से उनके हल्क से पैसा निकलवा लूं। जब इमरान खान ये कहता है और आपको एनआरओ नहीं देता तो वहां पर ताकतवर लोग भी परेशान हो जाते हैं और ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। यार यकीन जानो, एक तो साद रफीक में मुझे बड़ी हंसी आ रही है। साद रफीक ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि इसको पकड़ें नहीं तो ये हमें जिंदा दरगोर कर देगा। और भाई जिंदा दरगोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों को किया जाता था, बच्चियों को किया जाता था। यार छोड़ देंगे, जिंदा नहीं दरगोर करेंगे, टेंशन ना लो। साद रफीक साहब, अगर आपने चोरी ना की होती तो आपको डर क्यों होता? अगर आप अच्छे इंसान होते तो इमरान खान की पार्टी में होते ना, नवाज शरीफ चोर की पार्टी में थोड़ी होते। ओ भाई चोरी की है तो उल्टी वुल्टी कर दो, बाहर निकाल दो, जो कुछ है तो अंदर से निकाल दो। अगर नहीं निकालोगे तो आपके अंदर से निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और भाई आयन को पमाल करके इलेक्शन ना करवा के आप बच जाओगे। तहरीकें उठेंगी पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे, ताकतवर लोगों समेत आपको भाग कर ले जाएंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? बचोगे नहीं, आपको ठोकेंगे और ठीक ठाक ठोकेंगे। वैसे भी मरियम ने कहा है ना कि जस्टिस साकिब निसार ने मेरे बारे में कोई बात की है और उसकी ऑडियो क्लिप आया है। जस्टिस साकिब निसार एक बंदे को कह रहा है कि जी मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। यार हर बंदा ठोकने से परेशान क्यों है? आपने इमरान खान को ठोका है तो इमरान खान भी आपको ठोकेगा। तो ठोका ठुकाई तो लगी रहती है सियासत में, ऐसा कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया।